नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। हिंदी की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रस के बारे में, और उसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ रखा है वर्ण यानी स्वर और व्यंजन क्या होता है, समास के बारे में, अलंकार के बारे में, और लास्ट क्लास में पढ़ा था रस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। यहाँ हमने डाल रखा है संधि एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे बीईओ का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें संधि से सवाल ज़रूर पूछता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि संधि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आराम से पढ़िएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है संधि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संधि का अपना एक ट्रिक है, अगर आपने उस ट्रिक को समझ लिया तो आप संधि के सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे, चाहे वो आप कितना भी बड़ा लेवल का एग्ज़ाम दें या कितने भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम दें, चाहे ग्रुप डी का दें, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दें। अगर हिंदी आ रहा है, उसमें संधि पूछा है, तो आप वो गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। किसी की आपने सुना होगा कि बहुत सारे टाइम पे कि ये संधि हुई थी, वो संधि हुई थी दो राजाओं के बीच में। संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो क्या होता है, संधि कहलाती है। या दो लोगों में समझौता हो गया, दोनों लोग आपस में मिल रहे, तो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगी। हिंदी में जो संधि का मतलब होता है वो होता है जब दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण मिलते हैं या मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, संधि होती है। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल का मतलब आपके दिमाग में आ गया कि कमल क्या है, एक फूल है। लेकिन हमने कहा कमल वमल, तो वमल का कोई अर्थ नहीं हुआ, तो वमल क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। अगर हम यहाँ लिखें ख प्लस ग बराबर खग, तो खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। लेकिन अगर हम क और ख का मिलान करेंगे तो क ख, क्या ये संधि है, नहीं। संधि वही होगा जब हम लिखेंगे ग प्लस म प्लस ला, तो गमला। ये सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसमें अर्थ हो, अर्थपूर्ण शब्द। अर्थहीन शब्द जो होता है वो निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो संधि क्या हो गया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में जो सार्थक विकार होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन हिंदी में जो हम संधि पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, दो शब्दों से जो भी विकार होगा, जो विकार होता है दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए कैसे होता है ये जान लीजिए। प्रथम यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे मान लीजिए पहला शब्द है हमारा हिम, हिम मतलब बर्फ, तो ये सार्थक शब्द है। प्लस आलय, आलय मतलब घर। अब हिम
हिम का आखिरी वर्ण क्या है? म। तो म किससे बना हुआ है? म क्या है? म व्यंजन है। और व्यंजन किसके सहायता से बोले या लिखे जाते हैं? तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? म। तो म में क्या छुपा है? अ। और इधर क्या है? आ। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये म है। इसमें और इसमें ही मेल होता है, ये याद रखिएगा। चाहे संधि का कोई भी पार्ट पढ़े आप, मेल हमेशा कब होगा? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या होगा? मेल होगा। तो वो क्या? एक नया शब्द बनेगा। तो क्या बन जाएगा? हिमालय। ठीक, इस तरह से संधि क्या हो गई? दो शब्दों या दो अक्षरों के मिलने से जो एक सार्थक शब्द बनता है वो क्या होता है? संधि कहलाता है। अब देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है कि जो हमने आपको बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, तो इधर भी स्वर होता है प्लस इधर भी स्वर होता है। दोनों शब्दों के तरफ क्या होगा? स्वर होगा। जहाँ पे जोड़ना होगा वहाँ पे इस पार भी स्वर होगा और उस पार भी स्वर ही होगा। इसमें क्या होता है? एक तरफ व्यंजन होता है और दूसरी तरफ या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक तरफ व्यंजन ही होगा, ये जरूरी है। विसर्ग संधि में क्या होगा? एक तरफ विसर्ग होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो इस तरह हमारी 3 तरह की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो वो स्वर संधि से ही पूछता है। बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि जो हमारी होती है वो 5 तरह की होती है। पहला होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और 5वां होती है अयादि संधि। ये 5 तरह की संधि कैसी होती है? स्वर संधि के भेद या प्रकार होते हैं। एक एक करके समझिएगा। एक दिन में सारी स्वर संधि आपको समझाना तो पॉसिबल है, लेकिन आपको समझ में आ जाए ये पॉसिबल शायद नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को आए और हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो पहली बार संधि पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए एक एक करके पढ़ाएंगे। एक दिन में दीर्घ संधि, अगले दिन गुण और वृद्धि संधि और उसके अगले दिन क्या पढ़ाएंगे? यण और अयादि संधि। इस तरह से स्वर संधि पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। उसके बाद की क्लास में एक ही दिन में व्यंजन संधि और वृद्धि संधि को पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या बताया? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है, कैसे बदलता है, उसके कौन कौन से शब्द हैं और उसका विच्छेद कैसे होता है। दीर्घ संधि ये किसका भेद है? ये स्वर संधि का भेद है। तो पहले आप जान लीजिए स्वर क्या क्या होते हैं। हमने जब वर्ण व्यवस्था पढ़ाया था हमने आपको कि हिंदी के वर्णमाला कौन सी होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने बताया था स्वर और व्यंजन के बारे में।
तो स्वर संधि जो होती है वो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, इतने ही मात्रा आते हैं, चाहे वो दीर्घ हो, गुण हो, वृद्धि संधि हो, यड़ संधि या अयादि संधि, इतने ही मात्रा आएंगे। अब सारे मात्रा दीर्घ ही संधि में आएगा ये जरूरी नहीं है। हर संधि में कुछ कुछ अक्षर के मात्राएं आती हैं। दीर्घ संधि में अ, आ, ई, उ, इतने चीजें आती हैं। बाकी सारी जो चीज बच जाती हैं वो अलग अलग संधि में आती है, दीर्घ संधि के भेद में। अब देखते हैं कि क्या होता है दीर्घ संधि में, कैसे परिवर्तन होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जब मेल होता है शब्दों का तो 3 ही मात्रा यूज होती है, आ, बड़ी, बड़ाऊ और बड़ा री। बेसिकली ये संस्कृत का है लेकिन हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये ही आता है जब शब्द बनता है दीर्घ संधि का, और जैसे ही आप तोड़ेंगे तो ये कैसे बदलेंगे। आ जो है वो अगर टूटेगा तो क्या बनता है, एक तरफ अ होता है, दूसरी तरफ अब हो सकता है, या एक तरफ अ हो सकता है, दूसरी तरफ आ हो सकता है, या फिर एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ भी आ हो। ये सब ही मिलके क्या बनते हैं, आ बनते हैं। छोटी या बड़ी है, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तरफ छोटी प्लस छोटी, या फिर छोटी प्लस बड़ी, या फिर बड़ी प्लस बड़ी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर जो है वही इधर है, इधर जो है वही इधर है। जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं और उनके मिलने से उसी का दीर्घ रूप बनता है, यानी बड़ा रूप बनता है। जब 2 छोटी मिली तो क्या बन गया, एक बड़ी मिल गई, बन गई। जब अ और अ मिला तो क्या बन गया, आ बन गया। तो बना क्या, बड़ा रूप बना। छोटी क्या है, छोटा रूप है, और उसी का बड़ा रूप बड़ी है। तो जब भी दोनों तरफ समान स्वर होंगे और उसके मिलने से क्या बनेगा, उसी का बड़ा रूप बनता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि का ये नियम है कि दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ समान स्वर होते हैं, यही नियम होता है दीर्घ संधि का, कि अगर ई इधर है तो इधर भी ई ही होगा। भले वो एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी ई हो, लेकिन जब परिवर्तित होगा तो क्या होगा, बड़ी ई में ही परिवर्तित होगा। एक तरफ ऊ है तो दूसरी तरफ भी ऊ ही होगा। तो दोनों तरफ समान स्वर होते हैं किसमें, दीर्घ संधि में, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ऊ कैसे बनता है। तो ऊ बनता है, अगर बड़े ऊ की बात करें तो क्या होगा, या तो एक तरफ छोटा ऊ होगा, दोनों तरफ छोटा ऊ तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, या एक तरफ बड़ा ऊ होगा और एक तरफ छोटा ऊ, या दोनों तरफ बड़ा ऊ, लेकिन रहेगा ऊ ही। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि का नियम कहता है कि दोनों तरफ समान स्वर होते हैं। संस्कृत में इसका नियम भी है, देखिए क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ संधि बनती है। दोनों तरफ समान स्वर मतलब इधर भी अ होना चाहिए और इधर भी अ या आ ही होना चाहिए। अगर ई है तो इधर भी ई होगी, इधर भी ई होगी, लेकिन बनेगा क्या, उसका बड़ा रूप। तो दोनों तरफ समान स्वर होते हैं किस संधि में, दीर्घ संधि में। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक एक करके, ऐसे आ का एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, विद्यालय, हिमालय, ये सब आ का एग्जाम्पल है। और परिवर्तन देख रहे हैं, आ की मात्रा यहाँ आई है, तो या तो आप डायरेक्ट जान लीजिए कि अगर इस शब्द में आ की मात्रा आई है तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और अगर तोड़ के जानना है तो कैसे, विच्छेद क्या होगा, एक तरफ हिम, हिम मतलब
विद्या, विद्यालय का कर रहे हैं तो विद्या प्लस आलय। अब कैसे निकल के आएगा, विद्या में आ की मात्रा है और आलय में भी क्या है, आ की मात्रा है, तो आ और आ मिलके क्या बनते हैं, आ ही बनते हैं। तो आ किस संधि में आता है, दीर्घ संधि में आता है। तो इस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। हिमालय में हिम प्लस आलय, हिम में क्या है, म में अ होता है। क्यों होता है, क्योंकि म क्या है, व्यंजन है, और हर व्यंजन में क्या होता है, हर व्यंजन में क्या होता है हमारा, हर व्यंजन में हमारा स्वर छुपा होता है। म में अ है और ये इधर अ ही है, आ है, तो अ प्लस आ बराबर क्या हमने बताया, आ हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, हमारा दीर्घ संधि है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण देखेंगे और साथ ही देखेंगे गुण संधि कैसे बनती है, वृद्धि संधि, ये सारी संधि कैसे बदलती है जो स्वर संधि का पार्ट है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर कुछ आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ